हेलो दोस्तों, मित्तल स्टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है कि हमें अपने शेयर कब बेचने चाहिए। दोस्तों, शेयर कब खरीदने हैं ये तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कौन सा शेयर कब लेना चाहिए। लेकिन यदि शेयर आपने ख़रीदा हुआ है और आपके पोर्टफोलियो में है और वो शेयर आपको कब बेचना चाहिए, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो ये जो डिसीजन लेना होता है कि आपको शेयर कब बेचना चाहिए, तो इसका डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ केस स्टडी आपके सामने रखूँगा और फिर लास्ट में कंक्लूजन पर आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि ये आर्टिकल भी है जो मेरा, आप इसमें देखेंगे तो सेलिंग स्टॉक्स टू डू इट और नॉट टू डू इट इज़ इंडीड ए बिग क्वेश्चन। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि शेयर बेचना या नहीं बेचना या कब बेचना है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों, वारेन बफेट कहते हैं, वारेन बफे जो कि फेमस एक इन्वेस्टर है, कहते हैं कि हिज फेवरेट टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग द स्टॉक इज़ फॉर एवर। तो जो बफे का कहना है कि जो शेयर खरीदते हैं कि वो हम इसको हमेशा के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम बफे भी नहीं हैं और ऐसा संभव भी नहीं है एक आम आदमी के लिए कि एक शेयर खरीद ले और उसको ज़िंदगी भर बेचे ही नहीं। हालांकि बफे भी ये एक्सपीरियंस फील करते हैं कि शेयर उसने जल्दी बेच दिया या उसको रखना था या बहुत लंबा तक रख लिया या इस तरह से। जैसे कि झुंझुनूवाला साहब का कहना है, मिस्टर राकेश झुंझुनूवाला का, कि आपको शेयर तभी तक होल्ड करना चाहिए जब तक कि वो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा हो, और आपको शेयर के साथ में इमोशनली अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। यदि शेयर आपको लॉस दे रहा है या कंटिन्यूस गिरता जा रहा है तो बेटर है कि उसके आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें। दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कुछ आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूँ। जैसे केस स्टडी नंबर 1, जैसे मैंने कोई शेयर, मान लो कोई डीवीआर का शेयर खरीदा किसी ऑटो कंपनी का 200 रुपये में, और 1 साल में ये डबल हो गया, लेकिन मैंने इसको बेचा नहीं। जब नहीं बेचा तो ये फिर गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते जब मैंने अपने आप से, फिर जब गिरना शुरू हुआ तो मैंने अपने आप से कहा कि ये तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसका शेयर नहीं बेचूंगा। लेकिन वो शेयर फिर भी गिरता रहा और जो मेरी एक्विजिशन कॉस्ट थी 200 रुपये की, उससे भी नीचे गिरकर वो 200 रुपये पर आ गया। तो उसमें मेरा पेशेंस जवाब दे गया और मैंने वो शेयर बेच दिया। तो एक तो केस स्टडी, कुछ इन्वेस्टर केस स्टडी के उसमें कोटे में आते हैं। अब केस स्टडी नंबर 2, जैसे मान लो मैंने किसी फेमस लिकर कंपनी के शेयर खरीदे 200 रुपये के रेट से और ये शेयर बढ़कर 300 रुपये में हो गया। आई हैड लर्न लेसन फ्रॉम माई ऑटो कंपनी, जो मैंने केस स्टडी 1 में बात की, उस कंपनी से मैंने एक लेसन सीखा था कि भाई अपना शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए टाइम से। तो मैंने जैसे ही ये शेयर मेरी कॉस्ट प्राइस से बढ़ा तो मैंने 500 रुपये में इसको बेच दिया। तो ये तो एक बात हो गई। केस स्टडी नंबर 3, मान लो मैंने एक लीडिंग एमएनसी कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, और बहुत सालों तक मैंने इसको होल्ड रहा एंड इट रिमेन्ड एट माई एक्विजिशन कॉस्ट। और जिस रेट पर मैंने इसको ख़रीदा था, मान लो मैंने इसको 100 रुपये पर ख़रीदा था और बहुत सालों तक वो लगभग 100 रुपये के आसपास ही घूमता रहा। जैसे कि एक एग्जांपल आप मार्केट में देखें, आईटीसी का शेयर, आईटीसी का शेयर एक रेंज में ही घूम रहा है कब से, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर को कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। और इट फेल शार्पली, तो ये शार्पली मान लो गिरता है एंड देन इट स्टार्ट राइजिंग, और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इट डिडंट सेल एंड नाउ आई प्राउडली टेल everyone how I identified and held on the stick। तो मैंने वो शेयर बेचा नहीं और फिर वो अचानक से बढ़ने लगता है। तो एक केस ये भी हो सकता है, और हम अपने आप को प्राउड फील कर सकते हैं कि मैंने वो शेयर आइडेंटिफाई किया और उसको अपने पास रखा। एक केस स्टडी आपको 4th नंबर की ये कहती है कि मान लो मैंने कोई ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट कंपनी के शेयर खरीदे और इस शेयर को मैंने बहुत सालों तक होल्ड करके रखा और लास्ट ईयर मैंने इसको बेच दिया। इवन आफ्टर डिविडेंड आई डिडंट बीट बैंक एफडी रिटर्न्स। मतलब इतने सारे डिविडेंड मिलने के बाद भी इस शेयर ने मान लो एफडी से भी कम रिटर्न दिया, तो ऐसे शेयर को मैंने बेच दिया। तो आई थिंक ये तो अच्छा ही डिसीजन है। केस स्टडी 5, इन द लास्ट मैड आईटी बुल रन, मान लो आईटी बुल रन अभी चला था, आपको पता होगा 99 से,
2000 के बीच में, विच टुक प्लेस ड्यूरिंग 1999 टू 2000। तो इसमें आईटी मैड बुल रन के इसको नाम से जानते हैं, जिसमें आईटी के शेयर कई गुना हो गए थे जिसने भी खरीदे थे। वाट एवर आई डिड नॉट सेल बिकम जीरो। मान लो उस टाइम पे आपने कोई शेयर खरीदा और वो आपका जीरो हो गया। यू डिड नॉट रीड इट रॉन्ग, आपने उसको सही से पढ़ नहीं पाए। जैसे सत्यम के शेयर के केस में भी ले लो, हालांकि इसमें तो घोटाला हुआ था। सत्यम प्रूव्ड अदरवाइज फॉर सम टाइम बट देन इट फेल इन लाइन। वाट इज इट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, देर इज़ नो राइट आंसर इन द स्टॉक मार्केट, ओनली राइट क्वेश्चन। तो भाई साहब बात कहने की ये है कि शेयर कब बेचना चाहिए, इसके लिए कोई सही आंसर आपको नहीं बता सकता। ये बातें आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही सीखनी पड़ेगी और आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सो व्हाट आर द हैक्स आई यूज टू सेलिंग। तो मैं क्या टैक्टिक्स लगाता हूँ जब मैं सेल करता हूँ। जैसे ये बात भाई साहब बात कह रहे हैं अपने आर्टिकल में, आई डोंट बोरो एंड इन्वेस्ट। मैं कभी भी उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करता। देयर फोर आई डोंट हैव द प्रेशर ऑफ मार्जिन कॉल। तो इसलिए मुझे कोई मार्जिन कॉल का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। हैविंग सेड दैट आई टेल माई सेल्फ आई एम बाइंग दिस कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। आई हैव यूज्ड ए मेंटल मॉडल ऑफ 1 ईयर। तो मैं एक मेंटल में एक बात बना कर रखता हूँ कि कोई भी शेयर मैं 1 साल के लिए खरीदूंगा, कोई भी अच्छा शेयर 1 साल के लिए खरीदूंगा। बिकॉज ऑफ लोअर कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि 1 साल के लिए आप खरीदोगे तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स कम लगेगा। इफ़ आई डोंट गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ होल्डिंग ए स्टॉक फॉर 1 ईयर, यदि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कोई शेयर 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो बेटर है कि मुझे वो शेयर नहीं खरीदना चाहिए। दिस हेल्प मी अवॉइड ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेंटलिटी। तो ये यदि मैं इस तरह के जो रूल को फॉलो करूँगा तो जो मेरी शॉर्ट टर्म मेंटलिटी को वो डिफाइन करेगा। शॉर्ट टर्म मेंटलिटी से हम बच जाएंगे, शॉर्ट टर्म शेयर मार्केट में प्ले करने से बच जाएंगे। एंड डिपेंडेंस ऑन द लेटेस्ट मार्केट गॉसिप। तो मार्केट में जो गॉसिप चलती रहती है, टिप्स देते रहते हैं लोग, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, CNBC आवाज़ फॉर एग्जांपल, जी बिजनेस में टिप्स आती रहती है और टिप्स के आधार पर आम आदमी जो कॉमन इन्वेस्टर है वो अपने डिसीजन लेता रहता है और अपना पैसा उसमें बर्बाद करता रहता है। तो अभी इसकी बेस पर मैं बोल रहा हूँ, आई हैव मैनी स्टॉक विच आई एम होल्डिंग फॉर ईयर। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं बहुत सालों से होल्ड कर रहा हूँ और हर एक स्टॉक को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ। ये सही भी नहीं है कि हर एक स्टॉक को डेली आप ऑप्टिमाइज करें। मैं कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर हम लोग नहीं हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर शुड आइडियली नॉट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज ए पोर्टफोलियो। तो एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको अपने पोर्टफोलियो को डेली ऑप्टिमाइज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे कुछ हासिल होना भी नहीं है। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि आप अपना पैसा अल्टीमेटली गंवा कर ही हटेंगे। तो एक थंब रूल यही हो गया कि आप अपने पोर्टफोलियो को डेली बेसिस पर ऑप्टिमाइज ना करें। आप उस पर 1 साल का टारगेट रखें। 1 साल के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को देखें और उसको उसी हिसाब से शिफ्ट करें अपना। एक चीज़ और है, आई हैव सोल्ड शेयर व्हेन आई नीड मनी। ठीक बात है। या तो आप एक अपना प्रिंसिपल बना ले कि मैं शेयर तभी बेचूंगा जब मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, या रियल वर्ल्ड या ज़मीन खरीदना है या कोई और आपका जो नीड है, तभी आप शेयर बेचोगे। अदरवाइज़ आप अपने शेयर नहीं बेचोगे और अपने पोर्टफोलियो को ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये भी एक अच्छा रूल आप फॉलो कर सकते हैं। कभी भी एक काम न करें कि आपने मान लो आपका कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है और वो अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो आप उस शेयर को बेचकर, आपको किसी ने टिप दी, तो जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको बेचकर आप दूसरा शेयर खरीद रहे हो। नहीं, यदि आपका एक्स शेयर फॉर एग्जांपल अच्छा कर रहा है तो आप वाई शेयर को खरीदने की कोशिश ना करें, इससे अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा। तो कोई गारंटी भी नहीं है कि वाई शेयर आपको प्रॉफिट देगा जब आपका एक्स शेयर अच्छा कर रहा है। तो at that time I evaluated all stocks and picked the one to sell which is my opinion would not do as well as the new entrant। जैसे मैं कह रहा हूँ, I am not an active churner, this exercise happens really। तो इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली या डे टू डे बेसिस पर उनको चेंज नहीं करता हूँ, और ये एक्सरसाइज होती भी है तो साल में एक बार कभी कभार होनी चाहिए। I have sold shares when stocks were giving return beyond my imagination। कई बार क्या होता है कि मान लो आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये पर खरीदा और वो अचानक बढ़कर 600-700 रुपये पर हो गया,
तो आप उस शेयर को बेच देते हैं। दिस इज़ ए न्यू फीलिंग फॉर मी। तो ये फीलिंग आती है कई बार अंदर से, बिकॉज मोस्ट स्टॉक, जब हमारे कोई शेयर पोर्टफोलियो में चलता ही ना और अचानक एक शेयर छप्पर फाड़ कर रिटर्न देने लगे तो हम उसको कई बार बेच देते हैं। दिस ईयर सम ऑफ माई स्टॉक हैव राइजन वर्टिकली सो आई हैव बुक प्रॉफिट। तो ऐसे में कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई यूज़ ए मेंटल मॉडल विच इज़ नॉट वेरी साइंटिफिक, सो डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू पोक होल्स इन इट। हाँ, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि आप अपना एक थंब रूल बनाएं, कब शेयर आपको बेचना है, अपने पोर्टफोलियो को कब आपको चेंज करना है, कब उसमें शिफ्टिंग करनी है, इधर उधर करना है। आई टेल माई सेल्फ सेल 50% ऑफ द स्टॉक। मान लो आपके पास कोई 1000 शेयर है किसी पर्टिकुलर कंपनी के, और वो शेयर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में ख़रीदा और वो शेयर बढ़कर 200 रुपये का हो जाता है, तो उसमें से आप 50% शेयर बेच दीजिए। 500 शेयर आपने 200 रुपये में बेच दिए, तो 200 शेयर आप तभी बेचना जब वो डबल हो जाए, जो बाकी बचे, एंड लेट द रेस्ट रन। इफ आई हैव सोल्ड एनी स्टॉक एट प्रॉफिट आई टेल माई सेल्फ नॉट टू क्रीप। मान लो आपने कोई शेयर प्रॉफिट पर बेच दिया, और मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपये पर खरीदा, 200 रुपये पर बेच दिया और वो बढ़कर 250 रुपये का हो जाता है, तो आप कभी भी ये शिकायत न करें कि अरे यार ये शेयर मैं होल्ड कर लेता तो 250 रुपये पर चला जाता। नो, दिस इज शुड नॉट हैपन। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो ह्यूमन एंड हैंस क्रीप टू माई रिलेशनशिप मैनेजर एंड दैट आई सोल्ड दैट लिकर कंपनी स्टॉक टू अर्ली। तो इससे मेरी वाइफ भी इससे गुस्सा हो जाती है कि मैं ऐसी इस तरह से क्रीप ना करूँ, शिकायत ना करूँ। तो ऐसे क्रीप करने के लिए किसी और को क्रीप करने दो, सब आप इस तरह के उसमें झमेलों में ना पड़े। हाउ टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स टू सेल इज चैलेंज। नाउ यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे उस आइडेंटिफाई करें कि किस स्टॉक को मुझे सेल कर देना चाहिए। तो इसमें आप कुछ डिवीजन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। आई हैव डिवाइडेड माई पोर्टफोलियो इनटू स्टॉक्स दैट हैव पोटेंशियल टू कंपाउंड ओवर टाइम। तो आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिवाइड कीजिए, जैसे कुछ शेयर होते हैं, फार्मा हुआ, एफएमसीजी हुआ, तो ये शेयर इस तरह के होते हैं कि इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ओवर द टाइम यदि आप इनको 5 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे, तो ये कंपाउंडिंग ही होना है। तो इन शेयर का एक आप थंब रूल बना लीजिए कि आपको ये शेयर खरीद लिए तो बेचने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने HUL का शेयर ले लिया तो नेवर सेल इट, इसकी डिमांड हमेशा बढ़नी है, 15-20% की ग्रोथ आपको देता ही रहेगा, तो नेवर सेल इट। फार्मा का भी यही है, मेडिसिन की डिमांड कहाँ खत्म होने वाली है। एंड आई डोंट सेल दोज स्टॉक्स ओवर टाइम, दिस वर्क्स आउट इवन इफ यू सम अदर स्टॉक्स अंडर परफॉर्म। द अदर बकेट ऑफ स्टॉक्स आर फाइनेंशियल सर्विसेज विच आई बिलीव इन ए कंट्री लाइक इंडिया विल डू वेल। तो फाइनेंशियल सर्विस के जो स्टॉक्स है इंडिया में, फाइनेंशियल सर्विस की जो इतना बड़ा देश है, तो उसकी भी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स, तो ये शेयर आपको हमेशा अपने शेयर में FMCG के शेयर रखने चाहिए और इनको बेचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी कैटेगरी पर आ जाते हैं। देन यू हैव साइक्लिकल और कमोडिटी स्टॉक। तो शेयर का जैसे आप समझ ही रहे हैं कि साइक्लिकल है, कमोडिटी है। जैसे स्टील अभी बूम पर प्रेजेंटली, तो अभी आप इन स्टॉक को खरीद लीजिए। मान लो अभी जब हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो पीक पर पहुंच जाएगा तो उसमें स्लो डाउन आएगा तो कमोडिटी की डिमांड भी गिरेगी। तो ऐसे टाइम पर आप उन शेयर को बेचकर निकल जाइए। तो ये शेयर, इस तरह के शेयर आप टाइम पर बेच सकते हैं। तो इनको, तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। आई हैव ए मेंटल प्राइस गोल एंड वंस दैट इज इट आई एग्जिट। या आप अपने मेंटल में एक गोल बना लीजिए कि भाई जैसे ये मेरा गोल हिट होगा अब मैं बेचकर निकल जाऊँगा। माई करंट ट्रेड इन मेटल फॉल्स इन दिस बकेट। जैसे मेटल में कोई ट्रेड है, मैंने जैसे स्टील अथॉरिटी के शेयर 55 रुपये पे खरीदे, अब मैंने इसमें टारगेट बना लिया था 150 का, तो अभी रिसेंटली ये 150 हिट किया और मैं इसको बेचकर निकल गया। तो इस तरह से भी आप अपना इसमें एक टारगेट बनाकर चल सकते हैं। अनलाइक माई अदर साइंटिफिक फ्रेंड्स हु राइट डाउन वाई दे हैव बोट XYZ स्टॉक, आई हैव ए रीजन इन माई माइंड। इफ माई एजम्पशंस आर प्रूव रॉन्ग आई एग्जिट। I have paid a heavy price for holding on to my assumption, even when they were clearly wrong. I have learned my lesson for now. What? Don't ask me why then I am holding on to the PSU bank. तो ये बहुत सारी टिप्स है। माई सिंपल मैसेज, अब आपको एक सिंपल मैसेज आपको मिल रहा है। इफ़ यू डोंट हैव एनी डिस्पैरेट नीड ऑफ फंड्स
देन डोंट डू एनीथिंग। भाई सबसे बढ़िया फंडा और सबसे अच्छी सलाह यही है कि यदि आपने अपने मान लो आपने 10 लाख रुपए का अपना पोर्टफोलियो बनाया और आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डेली डेली देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको मतलब सबसे बढ़िया थंब रूल यही है। तो लेकिन इसीलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग में यही कहा जाता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो चेक योर एसेट एलोकेशन ऑन द ड्यू डेट। तो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक ड्यू डेट बना लो भाई, इस टाइम हम देखेंगे अपना हिसाब किताब, कौन सा शेयर मेरा अच्छा जा रहा है, कौन सा शेयर खराब जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को चर्न कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ फाइन देन डोंट डू एनीथिंग। यदि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ मत करो। इनएक्टिविटी इज आल्सो ए वर्च्यू फॉर द प्रूडेंट इन्वेस्टर। यदि कोई ये एक समझदार इन्वेस्टर की एक मतलब अच्छा गुण है कि वो कुछ नहीं कर रहा, कुछ ना करना भी एक समझदार इन्वेस्टर का बहुत बड़ा गुण है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा? मैंने बहुत सारी केस स्टडी आपको बताई, तो इस केस स्टडी से आप अपने आप को पा सकते हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ, और इसी हिसाब से आप अपना एक थंब रूल बना सकते हैं कि मुझे शेयर कब बेचने चाहिए, अपना पोर्टफोलियो कब चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे शेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और उसमें कुछ और सुझाव इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसमें कमेंट में बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और आप बताइए कि आप अपने शेयर को कब बेचते हैं और आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। थैंक यू, जय हिंद।